तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। कांग्रेस, किसान और कॉरपोरेट, इन तीन के कारण मोदी का तीसरी बार सत्ता में लौटना मुश्किल हो गया है। इस वक्त देश में दो बड़े आंदोलन चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। एक आंदोलन है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जिसमें राहुल पूर्वोत्तर से महाराष्ट्र तक न्याय की आवाज बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा आंदोलन जो है वह है किसानों का आंदोलन, जिसमें एक बार फिर हजारों किसान मोदी सरकार की वादा खिलाफी पर मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो किसान आंदोलन से लोकतंत्र के सवाल नई ताकत पैदा कर रहे हैं और नई ताकत पा भी रहे हैं। कांग्रेस और किसान से मोदी परेशान हैं, लेकिन कॉरपोरेट तो उनका बड़ा सहारा है। उद्योगपतियों के चहेते हैं मोदी और मोदी के चहेते हैं उद्योगपति, कुछ खास उद्योगपति कह सकते हैं। इस दो तरफा चाहत में बीजेपी के हिस्से खूब मुनाफा आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से कॉरपोरेट का पैसा बीजेपी के पास पहुंचा और बदले में कॉरपोरेट के मन मुताबिक आर्थिक फैसले हुए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी है, उसे असंवैधानिक बताया है। इससे भारत सरकार की वैधता पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसीलिए कांग्रेस और किसान के बाद अब कॉरपोरेट के कारण भी मोदी की परेशानी बढ़ गई है। कारोबारियों का तो पहला और आखिरी लक्ष्य आप जानते हैं मुनाफा कमाना होता है, और जिस दल से उनके हित सधेंगे वही उनका प्यारा होगा, यानी वही दल उनके लिए प्यारा दल होगा। अभी बीजेपी प्यारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी पर यह प्यार कब तक उद्योगपतियों का बरकरार रहेगा, यह भी देखना होगा। मोदी ने बड़े ठाठ से लाल किले से तीसरी बार भी लौटने का ऐलान किया था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और 400 से ऊपर अंक लाने यानी सीटें लाने की कोशिश में पीएम मोदी की जो नींदें हैं वो उड़ चुकी हैं। परीक्षा पर चर्चा करते हुए मोदी छात्रों को तो नसीहत और कई किस्म की नसीहतें देते रहते हैं, लेकिन जब उनकी परीक्षा का वक्त आया, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से जनता के बीच वोट मांगने का जो वक्त आया है, तो मोदी घबराए हुए दिख रहे हैं। जैसे साल भर मटर गश्ती करते हुए परीक्षा के वक्त बच्चे जो हैं वो पास होने के लिए शॉर्टकट का सहारा लेते हैं, वैसा ही हाल अब मोदी का दिख रहा है। 5 साल यानी 5-5 साल के 2 कार्यकाल में अगर जनता के हित के काम किए होते तो फिर तीसरी बार भी वोट मांगने के लिए कोई डर नहीं लगता, न ही विरोधी पार्टियों का खौफ होता। लेकिन मोदी जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन जैसी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पलटकर रोटी, कपड़े और मकान के सवाल पूछे जाएंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इन्हीं सवालों के लिए जनता को तैयार कर रहे हैं। वहीं किसान भी अपने पुराने सवालों के साथ मोदी सरकार के सामने आ खड़े हुए हैं कि हमें एमएसपी का कानूनी वादा कब पूरा किया जाएगा, कब लखीमपुर में कुचले गए किसानों के परिजनों को न्याय मिलेगा। न्याय और बुनियादी अधिकारों के सवालों का मोदी के पास कोई जवाब नहीं दिख रहा है, तो वह गुलाम भारत में अंग्रेज शासकों की तरह दमन पर उतर आई है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उसके नेताओं को तोड़ने के साथ उसके खातों को सील करने का पैंतरा आजमाया गया है, तो वहीं किसानों को कुचलने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। पिछली बार के किसान आंदोलन आप याद कीजिए कि उस आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी कहा गया था। इस बार बाकायदा उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या दमन के इन रास्तों पर चलकर सत्ता की मंजिल मोदी को हासिल हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या इस बार कांग्रेस और किसान करेंगे बीजेपी का काम तमाम, और यह भी समझेंगे कि बीजेपी के हथकंडों की पोल कैसे खुल चुकी है। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। हरेंद्र शुक्ला जी, आपका इंतजार है, आप आ जाइए पुलिस बूथ में। चलिए, हो गया, चलिए। ये वीडियो वाराणसी का है।
वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन सबसे पहले ये विश्वनाथ की नगरी है। शिव के भक्त राहुल शनिवार को वाराणसी में थे, जहां उन्होंने गदौलिया के नंदी चौराहे पर भाषण दिया और उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। लेकिन राहुल से बीजेपी के डर का आलम ऐसा है कि जब राहुल वहां गए तो बीजेपी के लोगों ने 51 लीटर गंगा जल से उस चौराहे को धोया। बीजेपी ने ऐसा करके राहुल के लिए अपनी नफरत को दिखाना चाहा, लेकिन असल में राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने ये शर्मनाक हरकत की। इससे पहले अखिलेश यादव जब सत्ता से हटे थे, तब उनके बंगले को भी बीजेपी ने इसी तरह गंगा जल से धोया था। कायरता और नफरत का गजब संगम बीजेपी में दिख रहा है। खासकर राहुल गांधी के वाराणसी पहुंचने से बीजेपी की धड़कनें और बढ़ गई हैं, क्योंकि राहुल के लिए जिस तरह वाराणसी में भीड़ जुटी, उससे मोदी की सत्ता को चुनौती की तरह देखा गया। राहुल गांधी से डर का आलम ऐसा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर जब राहुल पूजा करने गए तो उनके साथ कांग्रेस के फोटोग्राफर को मंदिर प्रशासन ने भीतर जाने नहीं दिया, ताकि राहुल की वैसी तस्वीरें पूजा करते हुए लोग न देख पाएं जैसी मोदी की देखा करते हैं। कांग्रेस ने इस बारे में एक ट्वीट में लिखा भी है, अंतिम क्षण पर मंदिर में जाने के लिए हमारे कैमरा को मिली अनुमति निरस्त कर दी गई। जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया कि मंदिर के कैमरा पर्सन द्वारा फोटो साझा की जाएगी। 3.5 घंटे तक लगातार प्रयास करने पर भी फोटो उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर कुछ 7 तस्वीरें भेजी गईं, जिनमें से एक भी दर्शन करने की नहीं है, जबकि मंदिर के कैमरा पर्सन ने फोटो खींची थी। ऐसा करके वाराणसी के जिला प्रशासन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो दिल्ली में बैठे कैमरा जीबी के मुलाजिम से ज्यादा कुछ और नहीं। ये राजनीति और चाटुकारिता नहीं, ओछापन है। पर याद रहे, शिव के भक्त को न उनके संकल्प से न न्याय के इस महासंग्राम से कोई ताकत रोक सकती है। बाबा विश्वनाथ सबका भला करें, दुष्टों को सन्मति दें। तो कांग्रेस ने बीजेपी के सामने खुली चुनौती पेश कर दी है। न्याय के इस महासंग्राम में राहुल को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दरअसल राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और बिना डरे बीजेपी के सामने खड़े हैं। बस इन 2 बातों से बीजेपी की 10 सालों की सत्ता की नींव हिलने लगी है। इसीलिए बीजेपी की कोशिश अब किसी भी तरह कांग्रेस को कमजोर करने की है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ने का सिलसिला एक बार फिर बीजेपी ने शुरू कर ही दिया है और उसके साथ कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी बीजेपी कर रही है। शुक्रवार को कांग्रेस के खाते सील करने का फैसला ऐसा ही एक बड़ा कदम है। हालांकि इसमें भी बीजेपी ने अपने डर को जनता के सामने दिखा दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार सुबह आरोप लगाया कि उसके सभी खाते फ्रीज यानी बंद कर दिए गए हैं। इस खबर के आते ही देश में सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी पर आरोप लगने लगे कि कांग्रेस को वो किसी तरह आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही है, तो अब उसकी आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है। इनकम टैक्स के इस फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में बहुदलीय प्रणाली को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के खाते बंद करने के कारणों के बारे में अजय माकन ने बताया कि कांग्रेस के बैंक खातों को क्यों सील किया गया, इसके कारण बहुत ही हास्यास्पद हैं। पहला, हमें 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट्स जमा करने थे, लेकिन हमें कुछ देर हो गई, इस वजह से हमारे खातों को सील कर दिया गया। दूसरा, 2018-19 चुनाव का वक्त था जिसमें कांग्रेस के 119 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें हमारे विधायक और सांसद ने सिर्फ 14,40,000 रुपए कैश में जमा किए थे, जो उनका वेतन था। इस वजह से कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी गई है। माकन ने दावा किया कि 2018-19 के चुनावी वर्ष में पार्टी ने अपने खाते 45 दिन देरी से जमा किए, लेकिन खातों को फ्रीज करना आखिरी उपाय है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे मामले और उदाहरण हैं जहां ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। माकन ने यह भी कहा कि लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं है, ये एक शासन प्रणाली की पार्टी की तरह है और प्रमुख विपक्षी दल को दबा दिया गया है।
खाते बंद होने की खबर लगते ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर बीजेपी की इस हरकत की आलोचना होने लगी, जिसके बाद खातों पर से रोक तो हटा दी गई और ये खाते चालू कर दिए गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन खातों में पड़े रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि हमारी याचिका पर आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ITAT ने कहा है कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा रहें। ये 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में अंकित ग्रहणाधिकार हैं। हम इस 115 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ही खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। विडंबना यह है कि हमारे चालू बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए से काफी कम पैसे ही हैं। तो कांग्रेस की राह में बाधाएं खड़ी करने के बीजेपी के हथकंडे अब खुलकर नजर आने लगे हैं। कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस धन की ताकत का नहीं बल्कि जन की ताकत का नाम है, यानी राहुल अब जनता की ताकत से कांग्रेस को जिताने का दावा कर रहे हैं और यही लोकतंत्र का कायदा भी है। जबकि बीजेपी अपने धन और सत्ता बल से लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हुई है। फिर से खड़ा हो चुका किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों, बड़ा सबूत है ये कह सकते हैं। 13 फरवरी से किसान दिल्ली आकर अपनी मांगे सरकार के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी दुश्मन की तरह दिल्ली की सीमाओं के बाहर रोका जा रहा है। दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की गई और इसके साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़ने, छर्रे चलाने और इंटरनेट पर पाबंदी लगाने जैसे तमाम दमन के उपाय बीजेपी कर रही है। किसानों से डरी बीजेपी ने पहले भी आपने देखा कि भारी मात्रा में आंसू गैस के गोले इकट्ठे कर लिए थे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गुलाम भारत में स्वाधीनता सेनानियों का दमन अंग्रेज सरकार जो है वो करती थी, बल्कि मोदी सरकार ब्रिटिश काल के कानून का इस्तेमाल भी अभी कर रही है। किसानों के दिल्ली मार्च को रोकने के लिए मोदी सरकार ने सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1985 के दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और पिछले सप्ताह पटियाला, SAS नगर, बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, मनसा, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब में 20 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट निलंबित कर दिया गया। आपको बता दूं कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम एक ब्रिटिश युगीन कानून है और देश के अमृतकाल का ढोंग करने वाली मोदी सरकार इस औपनिवेशिक कानून का इस्तेमाल अपने ही लोगों पर कर रही है। बताया जा रहा है कि किसानों को रोकने की तैयारी के तहत दिल्ली पुलिस ने पहले से ही बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले जमा कर लिए हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के टेकनपुर स्थित BSF के टीयर स्मोक यूनिट से आंसू गैस के 30,000 और गोलों का ऑर्डर दिया है। किसान दिल्ली तक न पहुंच सकें, इसीलिए हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को सीधे सीधे किसानों के लिए अभिशाप बता दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि देश के अन्नदाता किसानों के लिए मोदी सरकार अभिशाप हैं। लगातार झूठी मोदी की गारंटी के चलते ही पहले 750 किसानों की जान गई और अब एक किसान ने शहादत दी और 3 रबर बुलेट से अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे हैं। मोदी सरकार ने किसानों से किया दुश्मनों जैसा व्यवहार, केवल कांग्रेस दिलाएगी उनको MSP का कानूनी अधिकार। तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही किसानों के लिए MSP के कानूनी अधिकार का वादा कर दिया है, जबकि बीजेपी वादा करके मुकर गई है। बीजेपी ने अपने लिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से अकूत संपत्ति जोड़ ली, लेकिन न किसानों की आय दोगुनी की और न ही उनका हक दे रही है। 2018 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे जो हैं मोदी सरकार लाई थी, उसके लिए ये स्कीम लेके आई थी, तब भी राहुल ने उसे रिश्वतखोरी का ही एक और तरीका बताया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और इससे जनता के सूचना के अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि किस पार्टी को किसने कितना धन दिया इसका कोई खुलासा इसमें नहीं होता है। 2018 से लेकर 2024 तक बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए कमा लिए और अब जबकि सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गड़बड़ी देखी है। इसका मतलब यही हुआ कि बीजेपी ने पिछले 6 सालों में गलत तरीके से धन हासिल किया है। तो क्या इस अवैध कमाई के कारण बीजेपी पर कार्रवाई होगी? यह एक गंभीर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे पर 2017-2018 से लेकर 2020, 2022, 2023 तक
राजनीतिक दलों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2018-19 से 2022 और 23 तक भाजपा को 6,566 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को 1,123 करोड़ रुपए मिले और तृणमूल कांग्रेस को 1,093 करोड़ रुपए मिले। बाकी दलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा धन बीजेपी को मिला है, जिससे साफ पता चलता है कि सत्ता में रहते हुए और सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी ने एक गलत तरीका अपनाया है। राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। तो बीजेपी के भ्रष्ट तरीकों का खुलासा हो चुका है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने की जगह वो उन लोगों का दमन करने में लगी है जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। चुनावों को अब कम वक्त बचा है, आप जानते हैं, क्योंकि कुछ ही सप्ताह में चुनावों की घोषणा हो जाएगी। क्या इतने कम समय में दमन की राह पर चलकर सत्ता हासिल कर पाएगी बीजेपी, या इस बार कांग्रेस और किसान दिखाएंगे बीजेपी को विपक्ष में बैठने की जगह? यह देखना दिलचस्प होगा। खैर, शायर परवीन शाकिर ने ठीक ही फरमाया है कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं, दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं, देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।